बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, यू आर वेलकम। ये है जी CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की प्लेलिस्ट और आज हम लोग रिवाइज़ करने वाले हैं पहले 5 लेक्चर्स। हम लोगों ने इनको थोरोली पढ़ लिया हुआ है, अच्छे तरीके से हमने इनके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हुए हैं और आज की वीडियो को बस आप एक क्विक गो थ्रू समझ लें, एक रिवीजन वीडियो समझ लें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटा क्या होता है, ये मैंने समरी सामने रखी हुई है और इंशाल्लाह इसमें से सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करती जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ऑटोमेटा क्या होता है जी? ऑटोमेटा प्लूरल है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन होता है जी समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, बल्कि मैं स्क्रॉल करती जाती हूँ आपको इजी लगे। ठीक है, लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं फॉर्मल और दूसरी होती हैं इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होती हैं उनको सिंटैक्टिक कहते हैं और जो इनफॉर्मल होती हैं उनको सिमेंटिक कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं जी? अल्फ़ाबेट्स इज अ नॉन एम्पटी सेट ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स मतलब लेटर्स और नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ। MCQ के लिए बता दूँ कि एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम अलगोल होता है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और उसका एक वेरिएंट ऐसा जिसके अंदर 113 लेटर्स हैं और उन 113 लेटर्स के अंदर लेटर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं। ठीक है, और सीक्वेंशियल ऑपरेटर वगैरह भी हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं जी? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होती है फिनाइट नंबर ऑफ लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स में से जिनको हमने लिया होता है। अब वो कंकैटिनेशन और दूसरा फिनाइट नंबर ऑफ लेटर्स। कंकैटिनेशन का क्या मतलब होता है? मिलाना, ज्वाइन करना, कंबाइन करवाना। ठीक है, और जो स्ट्रिंग्स हैं डिफरेंट तरह की होती हैं। एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग होती है जिसको एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग कहते हैं, मतलब इसका कोई भी इनपुट नहीं होता, लाइक स्पेस बार। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा से या फिर कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा से। हम लोग इस बुक में ज़्यादातर यूज़ करेंगे कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा। ठीक है जी, वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंग्स टू सम लैंग्वेज। किसी ना किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को बिलोंग करते हुए कुछ जो हैं वो जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको वर्ड्स कहा जाता है। लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होती। लाइक CAT, अगर मैंने कैट लिखा हुआ है तो ये एक वर्ड है, आपको पता है इंग्लिश में CAT कैट बिल्ली को कहते हैं। लेकिन अगर मैं ATC लिख दूंगी तो वो स्ट्रिंग तो ज़रूर है लेकिन वो कोई वर्ड नहीं है। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं जी? अल्फ़ाबेट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स दो तरह के होते हैं, या तो ये वैलिड होते हैं या फिर ये इनवैलिड होते हैं। और कैसे पता चलेगा कि अल्फ़ाबेट वैलिड है या इनवैलिड है? एक ही रूल है जी कि वन लेटर शुड नॉट बी द प्रीफिक्स ऑफ अदर। एक लेटर जो है उसके स्टार्ट में दूसरा लेटर नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाए तो है बस उसका प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। अगर प्रीफिक्स है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं जी। ये रही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है? इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग का नाम लिख के, यानी उसका जो भी नाम है, लाइक S उसका अगर नाम है तो हम लोग दोनों साइड पे बार लगा देंगे, मोड लगा देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। और लेंथ क्या होती है? नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, जो जितने भी उस स्ट्रिंग के अंदर होते हैं। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है जी? आपके पास जो स्ट्रिंग है आप उसको एक अरे अगर समझें तो क्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 तक है और आपने उसका रिवर्स लेना तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके लेटर्स की पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, आप ये समझ लें कि पहले वो असेंडिंग ऑर्डर में अगर पड़ा हुआ था, आप उसको उठा के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं REV लिख के आगे पेरेंथेसिस में या गोल ब्रैकेट में जो भी उसका नाम होता है स्ट्रिंग का। ठीक है, फॉर एग्जांपल S, या फिर हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि S लिख के उसकी पावर में R लगा देते हैं। ठीक है, ये रिवर्स बन जाता है। आप लोगों ने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, इसमें अगर किसी लेटर का एक लेटर है लैंग्वेज के अंदर जिसका जो कि लेटर इस तरह से है DC। ठीक है, DC है तो आपने उसको रिवर्स करते हुए CD नहीं बनाना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करनी है। पहले अगर वो फर्स्ट लेटर था तो अब जब आप उसका रिवर्स निकालेंगे तो वो लास्ट हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेजेस को डिफाइन करने की बात कर लेते हैं जी। डिफ़ाइन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग इस बुक में सारे मेथड्स तो नहीं पढ़ने वाले, तो हम लोग बस 4 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक मेथड डिस्क्रिप्टिव है, एक रिकर्सिव है, एक ये है कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर लें और एक ये है कि हम लोग फिनाइट ऑटोमेटा का यूज़ कर लें। डिस्क्रिप्टिव के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन के रेलिवेंट कोई ना कोई बात होने वाली है। तो ये जो लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्टिव, इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो कंडीशन उसके वर्ड्स के ऊपर इम्पोज की गई है उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में। ठीक है, आगे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, और ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आगे। फॉर एग्जांपल स्मिशन, स्मिशन आपको पता चल गया ना, रिप्रेजेंट करवाना है कलेक्शन जितनी भी है उस लैंग्वेज के अंदर। इक्वल्स टू उन्होंने आगे लगाई हुई हैं कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस में A। अब इसी तरह से ये बिल्कुल उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरह से हम लोग मैथ्स में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग सिग्मा लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और जो है वो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं या सेट के जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सबको हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा लगा के, और सेम इसी तरह से हम लोग लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने ये सारा जो है एग्जांपल बताई हुई है और अगर मैं एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करने लग गई तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हम लोगों ने बस इस वीडियो को क्विक गो थ्रू करना है। पैलिंड्रोम के बारे में मैं ज़रूर बता देती हूँ। पैलिंड्रोम जो है ये ऐसी लैंग्वेज होती है
जिसका जो रिवर्स है वो भी वही स्ट्रिंग ही आ जाए, ठीक है। एक तो इसके अंदर नल स्ट्रिंग होती है, अब नल स्ट्रिंग का रिवर्स लेंगे तो भी तो वो ज़ीरो ही आएगा ना, मतलब वो नल स्ट्रिंग ही आएगी ना। एक तो नल स्ट्रिंग इसके अंदर इंक्लूड होती है और दूसरा कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी ऐसे स्ट्रिंग जिसका आप रिवर्स ले लें तो फिर वो वहीं से वही स्ट्रिंग ही फिर बन जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है BAB, तो आप उसका रिवर्स लेंगे तो वो फिर भी BAB रहेगा। आपके पास एक स्ट्रिंग है ABA, उसका रिवर्स ले लें तो वो भी ABA ही रहेगा। A स्ट्रिंग है, उसका रिवर्स ले लें वो भी A रहेगा। तो ये सारे पैलिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम्स आपके पास उतने ही हैं जी। देर आर एज many palindromes of length 2n as there are of length 2n minus 1। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी लेंथ की बात की गई है कि आपके पास जितना, मतलब आपके पास उतने एग्जिस्ट कर सकते हैं ना जिनका रिवर्स जो है वो भी वहीं आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, आगे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है और ये वही बात ही है लेंथ वाली, ठीक है। आगे चलते हैं जी लेक्चर नंबर 2 की तरफ, बस ये हमारा कवर हो गया, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में आते हैं जी, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्लीन स्टार क्लोयर की। क्लीन स्टार क्लोयर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने सिग्मा को ऑलरेडी यूज़ करके देख लिया, आपको पता है इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर स्टार लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा। मतलब एक लैंग्वेज जो है उसके अंदर जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो सब आ जाएंगी। लेकिन 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 ये जो स्टार है ये बताता है कि इसके अंदर नल स्ट्रिंग इंक्लूड होगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ठीक है। अब जितनी भी जो स्ट्रिंग्स हैं वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो क्लीन स्टार क्लोयर के थ्रू जनरेट करवाई जाती हैं वो सब की सब इन्फिनाइट होती हैं, ठीक है। अब इन्फिनाइट लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके इन्फिनाइट मैनी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और हर वर्ड जो है वो इन्फिनाइट लेंथ का होता है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस क्लीन स्टार क्लोयर के थ्रू जनरेट करवाई जाती हैं वो सब की सब इन्फिनाइट लैंग्वेजेस होती हैं। आ गया जी प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके पास क्लीन स्टार क्लोयर है, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि प्लस ऑपरेशन के अंदर नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होती है, ठीक है। क्लीन स्टार क्लोयर के अंदर नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और प्लस ऑपरेशन के अंदर जो नल स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होती। यही बस तो इन दोनों का डिफरेंस है। अदरवाइज जो प्लस ऑपरेशन है ये भी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स होता है, ठीक है, डिफाइंड ओवर सिग्मा। अच्छा जी, बॉथ कैन बी ऑपरेटेड ऑन एनी स्ट्रिंग, ठीक है, ये इसके रिमार्क्स थे। आगे चलते हैं जी रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है, ये सिंपल बस ऐसे ही है कि आपने एक लैंग्वेज को 3 स्टेप्स में डिफाइन करना है। पहला स्टेप ये होगा कि आपकी लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने अगर नए वर्ड्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या रूल है, मतलब फॉर्मूला क्या है नए वर्ड्स बनाने के लिए, वो फॉर्मूला लिखेंगे। और तीसरे स्टेप में आप ये लिखेंगे जी कि इसके अलावा कोई और वर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मतलब अगर वो बेसिक वर्ड भी नहीं है और अगर वो इस फॉर्मूला के मुताबिक भी नहीं बनाया गया तो फिर हम उस वर्ड को इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो इंटीजर, उन्होंने पहली एग्जांपल ही बस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाए। इंटीजर उन्होंने कहा है जी, पहला स्टेप 1 क्या है कि 1 इज़ इंटीजर, ठीक है, हमें पता चल गया 1 एक डिजिट है जो कि इंटीजर है। रूल क्या है नए बनाने के लिए, मज़ीद वर्ड्स बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है कि आप x+1 कर लें या फिर आप x-1 कर लें, वो सब जितना भी x+1 करते जाएँ, जितने भी x-1 करते जाएँ वो सब के सब भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब अगर वो सब के सब इंटीजर्स हैं तो क्या मतलब हुआ, अगर मैं x+1 करूँ तो 1 है ना x, तो अगर मैं x+1 करती हूँ तो वो 2 हो जाएगा, फिर 2+1 करूँगी 3 हो जाएगा, 3+1 करूँगी 4 हो जाएगा, ये चलता जाएगा अप टू प्लस इन्फिनिटी। और इसी तरह से अगर मैं x-1 करूँ तो x मेरे पास 1 है, 1 - 1 0 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर -2 -3 -4 ये चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0 ये सब के सब इंटीजर्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई वर्ड इनके अलावा बनाया जाता है, कोई मतलब डिजिट इस फॉर्मूला के अलावा फॉर्म किया जाता है तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इंटीजर लैंग्वेज, ठीक है। आगे ये सारे के सारे हैं एग्जाम्पल्स जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल समझनी है तो आप वो कंप्लीट लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। मैं बस इसको जो है वो शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोगों ने बात किसकी करनी है, रेगुलर एक्सप्रेशन की। ये क्या होता है जब रेगुलर एक्सप्रेशन, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बात की है कि हम लोग सिग्मा के ऊपर अगर क्लीन स्टार क्लोयर लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन या ऑल पॉसिबल कंकैटिनेशन या ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जितनी भी जनरेट करवाई जा सकती हैं उस लैंग्वेज में। अब मेरे पास अगर एक लैंग्वेज है जिसका ए की लेटर है ए, और मैं उस लैंग्वेज की पॉसिबल स्ट्रिंग्स अगर अपने जहन में सोचूं तो क्या क्या हो सकती हैं।
एक बार तो मैं 1 टाइम ए लिख लूँगी, ठीक है, फिर मैं दोबारा कंकैटिनेट करवाऊँगी 2 टाइम्स ए हो जाएगा, फिर मैं कंकैटिनेट करवाऊँ 3 टाइम्स ए हो जाएगा, 4 टाइम्स ए हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई रूल नहीं लगाया, मैं बस ये सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास एक ही लेटर हो तो मैं उसके कंकैटिनेशन करवा के किस तरह की लैंग्वेज जो है वो जनरेट करवा सकती हूँ। तो वो कैसे बनेगी, 1 टाइम ए, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए, 4 टाइम ए। अब ये तो मैंने वो चीज़ बताई थी कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ गई ना उसमें, अप टू इन्फिनिटी टाइम है ना, ये ऑल पॉसिबल जो है वो कंकैटिनेशन आ गई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ गई। अब इनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं सिंपल ए लिखूँगी जो कि मेरे पास डिजिट है, जो कि मेरे पास लेटर है लैंग्वेज का, ए लिखूँगी और उसके ऊपर लगा दूँगी प्लस। अब मैंने अभी ये बात की थी कि अगर मैं प्लस ऑपरेशन लगा दूँ तो इसका मतलब होगा ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, लेकिन इसके अंदर नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मुझे नल स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं ए के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर लगा दूँगी। तो मैं ए के ऊपर अगर लगा देती हूँ स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले नल स्ट्रिंग को जनरेट करवाएगा, उसके बाद 1 टाइम ए, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए, और इसी तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने इतना लंबा 1 टाइम ए, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए कोमा लगा लगा के लिखना था अप टू इन्फिनिटी, उसको मैंने लिखने की बजाय सिंपल ये किया कि ए के ऊपर प्लस का सिंबल लगा दिया, ठीक है, या फिर ए के ऊपर क्लीन स्टार का सिंबल लगा दिया अगर मुझे उसमें नल स्ट्रिंग भी जनरेट करवानी है। तो ये क्या बन गई, ये जो मैंने ए के ऊपर प्लस लगाया और ये जो ए के ऊपर स्टार लगाया, ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस है, ठीक है, इन लैंग्वेजेस के लिए, जो कि जिसकी मतलब स्ट्रिंग्स ऐसे बनेंगी ए 2 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए, ठीक है। मतलब ये कि आप लोग पूरी कहानी लिखने की बजाय बस एक लेटर लिख देते हैं, तो आपको जो है वो उस तरफ आप हिंट कर देते हैं कि ये पूरी लैंग्वेज जो है ना ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन, वाइल गिवन अ रेगुलर एक्सप्रेशन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लैंग्वेज जनरेटेड बाय दैट आर ई। अब आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज को एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू, ये रिमार्क्स में लिखा हुआ है, ठीक है, एक लैंग्वेज को एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है, लेकिन जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो यूनिकली किसी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं एक मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक स्पेसिफिकली एक लैंग्वेज बनती है, ठीक है, लेकिन कोई और लैंग्वेज भी बन रही है जिसके अंदर लिमिटेशंस कम हो, तो वो भी इसी के थ्रू ही बनाई जा सकती है, ठीक है। तो एक जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करवाई जा सकती है, जनरेट करवाई जा सकती है, एक्सप्रेस करवाई जा सकती है, लेकिन एक रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली यूनिकली किसी एक लैंग्वेज को जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी हुई, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो कि इसकी इंपॉर्टेंट है, इवन लैंग्वेज की। अब इवन लैंग्वेज का आरी आप लोग किस तरह से लिखेंगे, आरी मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से राइट करेंगे, ये दिया हुआ है जी। कैसे है, इवन बनानी है ना आपने। अब इवन का क्या मतलब है कि इवन नंबर ऑफ एज आएंगे, ठीक है, और अगर बी आएगा तो इवन नंबर ऑफ बीज आएंगे, ठीक है, अगर सेपरेट आएँ या कंबाइंड आएँ, लेकिन ये इवन आएंगे। हम लोग ज़ीरो को भी इवन में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़ीरो नंबर ऑफ एज हों तो ज़ीरो नंबर ऑफ बीज हों, तो उसको भी हम लोग इस लैंग्वेज में लिखेंगे ना, यानी नल स्ट्रिंग जनरेट करवाएंगे हम लोग, ठीक है। तो नल स्ट्रिंग जनरेट करवाने के लिए हमें क्लीन स्टार क्लोजर लगाना पड़ेगा होल पे, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं। 2 टाइम्स ए लिखेंगे तभी वो इवन है ना। अब 1 टाइम ए लिख लें तो वो इवन तो नहीं होगा, 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट लगा के ए बी और बी ए लिखा, लेकिन आपको पता है कि ये जो सेपरेट लिखा हुआ है ये कभी भी मतलब जितनी बार भी जनरेट होगा ये आपस में जो प्लस के एक प्लस के जो मतलब दोनों ऑपरेंड्स बन रहे हैं वो दोनों आपस में कभी भी कंकैटिनेट होकर नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो ए बी है या बी ए है ये खुद को तो बार बार कंकैटिनेट अपने साथ करवा सकते हैं, लेकिन ये जो प्लस के दूसरी तरफ वैल्यूज़ हैं उनके साथ कंकैटिनेट नहीं हो सकते। तो अगर हमने उन दूसरी तरफ वैल्यूज़ को भी कंकैटिनेट करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ए प्लस बी लिख के उसको राउंड ब्रैकेट में रखा और उसके ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर ले लिया। अब इससे क्या होगा कि ये जो ए प्लस बी के ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर है सेंटर में, ये थर्ड वैल्यू है जो इसका फ़ायदा ये है कि ये ए और बी इन दोनों को यानी प्लस के दोनों साइड्स पर जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को भी कंकैटिनेट करवा के एक स्ट्रिंग जनरेट करवाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने दोबारा वो ए बी और बी ए लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दी और होल के ऊपर हमने लगा दिया क्लीन स्टार क्लोजर। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इवन लैंग्वेज का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो बताएं कि वो क्या है।
आगे उन्होंने कहा जी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, R1 और R2 आप देखें कि ए का क्लीन स्टार क्लोयर प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोयर। अब यहाँ से आप लोग अगर देखें तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस जनरेट हो सकती हैं। अगर ए का क्लीन स्टार क्लोयर है तो ये तो हमने इस लेक्चर के शुरू में बात की थी ना, वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा सबसे पहले नल स्ट्रिंग और उसके बाद 1 टाइम ए, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए, 4 टाइम ए, अप टू अनलिमिटेड टाइम ए, लेकिन इसमें कहीं पे भी बी नहीं आ सकता। प्लस बी का जो क्लीन स्टार क्लोयर है वो किस तरह से जनरेट करवाएगा लैंग्वेजेस, वो करवाएगा नल स्ट्रिंग और फिर 1 टाइम बी, फिर कॉमा 2 टाइम बी, कॉमा 3 टाइम बी और इसी तरह से इन्फिनाइट टाइम्स बी, लेकिन इसमें ए कहीं पे भी नहीं आ सकता। लेकिन जो R2 है, अगर आप ऐसा कर दें कि ए प्लस बी लिख के और उनके साइड पे राउंड ब्रैकेट लगा के होल के ऊपर स्टैरिक लगा दें, यानी होल का क्लीन स्टार क्लोयर ले लें, तो अब जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इन दोनों को भी आपस में कंकैटिनेट करवा देगा। प्लस के दोनों साइड्स पे जो ऑपरेंड्स हैं उन दोनों को भी वो कंकैटिनेट करवा के स्ट्रिंग जनरेट करवा सकता है, लेकिन R1 के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं जी? ये ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं जो सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हो। ठीक है, अब सेम लैंग्वेज को जनरेट कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने लेक्चर में तो एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आगे एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से वो सेम लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से जनरेट कर सकते हैं कि मैंने लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोल के बताऊंगी ए बी बी तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप लेक्चर में से इसकी एग्जांपल को देख सकते हैं दोबारा। यानी दो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं, अगर वो हम उनको इक्विवेलेंट सिर्फ तब कह सकते हैं अगर वो जो लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं वो सेम है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना कि एक लैंग्वेज को डिफरेंट डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये कोई यूनिक फार्मूला नहीं होता, ये आप खुद से बनाते हैं और ये एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रू पॉसिबल आंसर्स होंगे यानी जो सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे होंगे उनको हम लोग इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस कहेंगे। अब रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस जो कि जनरेट करवाई जाएं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, उसको रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक हो क्या? ये एग्जांपल है जो कि लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और जितनी भी फिनाइट लैंग्वेजेस हैं वो सब की सब रेगुलर लैंग्वेज हैं। ठीक है, अब ये भी आप लोगों ने एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना है कि जितनी भी लैंग्वेजेस क्लीन स्टार क्लोयर के थ्रू जनरेट करवाई जाती हैं वो सब की सब कौन सी हैं? इनफिनाइट हैं। और जितनी भी लैंग्वेजेस जो हैं वो फिनाइट लैंग्वेजेस हैं वो रेगुलर भी हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद उन्होंने फिनाइट ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आप लोगों को। अब ये फिनाइट ऑटोमेटा का ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें पहली जो चीज़ उन्होंने बताई हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये बेसिकली उन्होंने क्या बताया हुआ है, उन्होंने कहा जी एक गेम बोर्ड लें जिसके ऊपर 64 बॉक्सेस हैं और आपके पास कुछ पीसेस हैं, कुछ पेपर के पीसेस हैं। कितने पेपर के पीसेस हैं? देयर आर सम पीसेस ऑफ पेपर। कुछ बताया जी, एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितने पीसेस ऑफ पेपर हैं। अब आपके पास जो पीस ऑफ पेपर है उनमें से हाफ ब्लैक समझ लें और हाफ जो है वो वाइट समझ लें, कुछ ब्लैक हैं कुछ वाइट हैं। आपके पास दो डाइस हैं। ठीक है, जब दो डाइस को आप रोल करेंगे तो मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास दो आएगा, है ना, दोनों पे एक एक आ जाए, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास 12 आ जाएगा, दोनों पे 6 आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, एक इनिशियल जो है ना वो एक अरेंजमेंट है पेपर्स का जैसे वो पड़े हुए हैं। अब आपने उनको मतलब वो जो आपके पास डाइस रोल करेंगे और फिर आपके पास नंबर्स आएंगे और फिर उन नंबर्स को आप एक मतलब वो जो आपके पास पीसेस हैं उन नंबर्स को यूज़ करके उन पीसेस का अरेंजमेंट आप चेंज करते जाएंगे, और कोई भी एक जो अरेंजमेंट है वो विनिंग नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा अरेंजमेंट्स हैं। अगर उस अरेंजमेंट में आपके पीस आ जाते हैं तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने एक गेम बताई और ये हमें एक्सप्लेन किया कि ये जो गेम है इसको आप फिनाइट ऑटोमेशन समझ लें। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में लेके आते हैं इसको, इस गेम को छोड़ देते हैं हम लोग। फिनाइट ऑटोमेटा बेसिकली है क्या? ये जी कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है? ये कलेक्शन ये है कि इसमें एक जो फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि जो स्टेट्स हैं वो इनफिनाइट हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे और हमेशा एक ही इनिशियल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट इसकी हमेशा एक होगी और ये हो सकता है कि इसकी कोई भी पॉसिबल मतलब कोई भी इसकी फाइनल स्टेट हो ही ना, और ये भी हो सकता है कि इसकी एक फाइनल स्टेट हो, और ये भी हो सकता है कि इसकी एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो। ठीक है, सम मे बी नन और मे बी मोर देन वन, बट इनिशियल स्टेट जो है वो इसकी हमेशा एक ही होगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें फिनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे। अब इनपुट लेटर्स जिनके साथ हम लोगों ने स्ट्रिंग्स बनानी है, जो हम लोग लिखते होते हैं ना, सिग्मा इक्वल टू ए बी कर्ली ब्रेसेस में कॉमा डाल के लिखते होते हैं, जो ये चीज़ है ना ये इसके इनपुट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस
सब्जेक्ट में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम लोग 2 या 3 जो हैं इतने इनपुट्स लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके साथ हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो हमारे इनपुट लेटर्स जो हैं वो ABC यहाँ तक ही रहेंगे, ठीक है। बहुत कम हम लोग इनपुट लेटर्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें फिनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे और फिर इसमें फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी। अब ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन है जी, आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करना है। तो मूव करने के लिए आप मतलब जो परफॉर्म करेंगे, जो रीडिंग लेंगे, ठीक है, उसको आप ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। अब जी आगे चलते हैं। अब ये उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया कि आपके पास सिग्मा इक्वल टू ए बी, यानी आपके पास इनपुट्स 2 हो गए, ए और बी। उन्होंने एक लैंग्वेज दे दिया। इनिशियल स्टेट क्या है जी? एक्स है, और फाइनल स्टेट आपके पास क्या है? जी है। आपने इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है, और रीडिंग क्या है, यानी ट्रांजिशंस क्या हैं कि आप अगर स्टेट एक्स पे हैं, आप ए रीड करते हैं, आप जी पे आ जाते हैं। आप स्टेट एक्स पे बी रीड करते हैं तो आप वाई पे आ जाते हैं, और वाई पे ए या बी कुछ भी रीड करते हैं, आप वाई पे ही रहते हैं। और जब जी पे कुछ भी ए या बी रीड करते हैं तो आप जी पे ही रहते हैं। अब उन्होंने हमें बताया है कि जी फाइनल स्टेट है और एक्स इनिशियल है, ठीक है। अब इसी ट्रांजिशन को अगर हम लोग ट्रांजिशन टेबल के थ्रू एक्सप्रेस करें तो ये होता है जी ट्रांजिशन टेबल। ये क्या होता है कि आप ओल्ड स्टेट्स को लिखते हैं और साथ आप न्यू स्टेट्स को लिखते हैं। न्यू स्टेट्स में जितने भी आपके इनपुट्स होते हैं उतनी आप रीडिंग के मतलब कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ए और बी, तो हमारी रीडिंग ए और रीडिंग बी होगी, ठीक है। अब ये माइनस और प्लस का क्या मतलब है? एक्स के साथ माइनस लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये उसकी इनिशियल स्टेट है, और जो जी है उसके साथ प्लस लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये है उसकी फाइनल स्टेट, ठीक है। अब एक्स के ऊपर आपने ए रीड किया तो आप जी पे आ गए, और जब आप एक्स के ऊपर आपने बी रीड किया तो आप वाई पे आ गए, और वाई के ऊपर ए या बी कुछ भी रीड कर रहे हैं, वाई पे ही रह रहे हैं। इसी तरह जी के ऊपर आप ए या बी कुछ भी रीड कर रहे हैं, आप जी पर ही रह रहे हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप लोग ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये होती है जी ट्रांजिशन डायग्राम। बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। सर्कल जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये स्टेट्स हैं, ठीक है। एक्स के साथ माइनस लगा हुआ है, पता चल गया कि ये इनिशियल स्टेट है। जो जी वाला सर्कल है, जी वाले सर्कल के साथ प्लस लगा हुआ है, यानी जी के साथ प्लस लगा हुआ है, पता चल गया ये आपके पास फाइनल स्टेट है, ठीक है। और ये जो ए और बी जी पे और वाई पे, मतलब यहाँ से ये एरो निकल के यहाँ पे वापस आ रहा है, इसको लूप कहते हैं, और लूप में भी कंसिडर्ड एज आउट पाथ्स, ठीक है। और आपने जैसे एक्स से आपके पास 2 इनपुट्स थे ना, हमेशा आपके पास इस लैंग्वेज के अंदर 2 इनपुट्स जो हैं एक्स के ऊपर ए और बी, फिर दोनों के लिए ही आप लोग ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे। हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट के लिए आपने ट्रांजिशन ड्रॉ करनी है, फिर ही आपकी मतलब ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है ये ट्रू होगी। आप एक्स पे इनिशियल स्टेट से निकले तो आपके पास 2 इनपुट्स हैं, तो दोनों के लिए ट्रांजिशन ड्रॉ करें, ए के लिए भी और बी के लिए भी, ठीक है। और फिर हमारे पास जी फाइनल स्टेट थी, तो जी पे आप लोग आए एक्स रीड करके, ये ट्रांजिशन उन्होंने हमें बताई हुई थी। जब एक्स रीड करके यहाँ पे आएंगे, अब एक्स आप आ गए जी के ऊपर, ये आपकी फाइनल स्टेट है। लेकिन ए और बी जो है, इन दोनों के लिए भी तो आपको जी स्टेट से ट्रांजिशन निकालनी है ना। तो वो हम लोग अलग-अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंगल के ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं लूप लगा के, जब हम किसी और स्टेट की तरफ मूव नहीं कर रहे तो, ठीक है जी। तो ये होती है हमारी ट्रांजिशन डायग्राम। अब ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये मतलब कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट कर रही है। आप एक्स से निकले हैं, ए रीड हुआ तो ए प्रिंट हो गया। अब ए प्रिंट होने के बाद जी के ऊपर, जी आपकी फाइनल स्टेट है और यहाँ पे ए बी लगा हुआ है, यानी आप ए रीड करें, आप बी रीड करें, जितनी मरतबा मर्जी ए रीड करें और जितनी मरतबा मर्जी बी रीड करें, आप जी पे ही रहते हैं। तो ये ऐसी लैंग्वेज बन गई जो स्टार्ट विद ए है, ठीक है। स्टार्टिंग विद ए, यानी सबसे पहले जब आप इनिशियल स्टेट से फाइनल की तरफ आएंगे तो आपके पास सबसे पहली जो रीडिंग आएगी वो ए ही आएगी। उसके बाद जो है वो ए बी जितनी मरतबा मर्जी प्रिंट होता रहेगा, जितनी मरतबा मर्जी जनरेट होता रहेगा। तो ये ऐसी लैंग्वेज बन गई जो कि ए से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, स्टार्टिंग विद ए, और ए के बाद ए प्लस बी के ऊपर क्लीन स्टार क्लोयर। ए प्लस बी के ऊपर क्लीन स्टार क्लोयर का मतलब ये होता है कि ये जितने भी पॉसिबल जो है वो कुछ भी जनरेट होता रहे, स्टार्ट ए के साथ ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारा आ गया है लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर उन्होंने हमें मज़ीद कुछ और स्टेट्स बताई हुई हैं, जिन स्टेट्स के ऊपर उन्होंने ये डिस्कशन की हुई है कि अगर स्टार्टिंग विद ए है या एंडिंग विद बी है या नॉट स्टार्टिंग विद ए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं, और उसको भी मैं जल्दी से कवर करने की ट्राई करती हूँ। एक नोटेशन और है जी, आपने इनिशियल स्टेट के लिए क्या शो करवाया था? माइनस, और फाइनल स्टेट के लिए क्या शो करवाया था? प्लस। एक और नोटेशन ये है कि आप इनिशियल स्टेट के लिए एरो हेड लगा देंगे और फाइनल स्टेट के लिए आप स्टेट को डबल सर्कल कर देंगे, ठीक है। एक ये भी नोटेशन हो गई। अच्छा जी, आगे क्या है? आपकी इनिशियल स्टेट ही आपकी फाइनल स्टेट भी हो सकती है, जैसे कि आप इस लूप में देख रहे हैं, एक्स के साथ माइनस भी लगा हुआ है और प्लस भी लगा हुआ है, यानी इनिशियल स्टेट ही फाइनल है। और ऐसा कब होता है? जब हम लोगों ने नल स्ट्रिंग को जनरेट करवाना हो,
एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब नल स्ट्रिंग को जनरेट करवाना है तब हमेशा हमारी इनिशियल स्ट्रिंग भी फाइनल स्ट्रिंग ही होगी। और दूसरा ये है कि जो उन्होंने हमें लैंग्वेज दी होगी वो लैंग्वेज इवन की लैंग्वेज होगी, वो इस तरह की लैंग्वेज होगी जिसमें ये पॉसिबल मतलब वो लूप हमें लगाना पड़ा हो। ये एग्जांपल है जी, आपके पास इनपुट ए और बी हैं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज सिग्मा इक्वल टू ए बी है, आपके पास स्टेट एक्स वाई दो ही आपके पास स्टेट्स हैं, एक्स ही इनिशियल है और एक्स स्टेट ही फाइनल है, ठीक है, वेयर एक्स इज बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ट्रांजिशन क्या है जी कि आप स्टेट एक्स पे हैं और आप ए या बी रीड करते हैं तो आप वाई पे चले जाते हैं, और आप स्टेट वाई पे हैं और आप ए या बी रीड करते हैं तो आप वापस स्टेट एक्स पे आ जाते हैं। ये ट्रांजिशन टेबल बन गया उसका, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल था। और ये जो है उसकी सिंपल सी एक जो है वो डायग्राम बन गई, और ये उन्होंने बता दिया कि ये आपकी लैंग्वेज है इवन लेंथ की। इवन लेंथ कैसे, अब ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करें, ए प्लस बी 2 टाइम्स है ना, ए प्लस बी ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का क्या मतलब है कि दोनों में से या ए सिलेक्ट होगा या बी सिलेक्ट होगा, लेकिन होल स्टार क्लोजर लगाने का क्या मतलब है कि ए बी इन दोनों की कंकैटिनेशन में भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। तो ये इवन लेंथ की बन गई। इवन लेंथ का मतलब ये कि चाहे ए प्रिंट हो चाहे बी प्रिंट हो, उसकी लेंथ हमेशा इवन ही होनी चाहिए, चाहे इन दोनों की कंकैटिनेशन प्रिंट हो, लेंथ हमेशा इवन होनी चाहिए, 2 4 6 8 वगैरह, ठीक है। आगे है जी स्टार्टिंग विद बी। अब ये स्टार्टिंग विद बी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने इनिशियल देखी है स्टार्टिंग विद ए। उसमें बस ये था कि हम लोगों ने जो ए से रीडिंग मतलब ए रीड करके हम लोग जिस स्टेट पे जा रहे थे वो फाइनल थी, अब बी रीड करके जिस स्टेट पे जा रहे हैं वो फाइनल है, तो ये स्टार्टिंग विद बी हो गई। आगे एंडिंग इन ए, रेगुलर एक्सप्रेशन देख लें आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी, पहले कुछ भी आ सकता है और उसके बाद ए। अब ए प्लस बी का क्लेम स्टार क्लोजर, यानी चाहे नल स्ट्रिंग आए, चाहे ए प्रिंट हो, चाहे बी प्रिंट हो, चाहे ए और बी दोनों की कंकैटिनेशन प्रिंट हो, कुछ भी जनरेट होता रहे, बाद में ए आएगा, ठीक है। ये हो गया जी एंडिंग इन ए वाला। आगे चलते हैं। अभी देखिए उन्होंने 2 डिफरेंट ऑटोमेटास बनाए हुए हैं ना, 2 डिफरेंट एफेज हैं, लेकिन ये दोनों एफे जो है वो सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं जो कि एंडिंग इन ए है। कैसे पता चला, ये जी फाइनल स्टेट प्लस लगा हुआ है और फाइनल स्टेट पे किसका लूप है, ए का लूप है, एंड पे ए होगा। बाकी सारी कहानी को आप खुद देखते रहें या फिर लेक्चर देख लें, उसमें एक्सप्लेन होगी, ठीक है। अब ये इसमें इस वाले फिनाइट ऑटोमेटा में देखें, फाइनल स्टेट प्लस वाली है, इसके ऊपर किसका लूप लगा हुआ है, ए का, यानी पहले कुछ भी वो करके आया एंड पे ए ही जनरेट होना है, पहले कुछ भी जनरेट होता रहे, ठीक है। ये डिफरेंस बड़ा मज़ेदार है जी, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि बिगिनिंग विद ए और नॉट बिगिनिंग विद बी, इन दोनों का डिफरेंस। अब बिगिनिंग विद ए वही बात जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, नॉट बिगिनिंग विद बी। अब इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि 2 ही तो लेटर्स थे, अगर बी से बिगिन नहीं हो रहा तो ए से बिगिन हो जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन एक चीज़ और भी है जिसको आप भूल रहे हैं, और वो है नल स्ट्रिंग, ठीक है। अगर ये नॉट बिगिनिंग विद बी है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्टार्ट है वो नल स्ट्रिंग से भी हो सकता है। फिनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे जी किसका, बिगिनिंग विद ए का, वेरी सिंपल, ऑलरेडी बनाया हुआ है, इनिशियल से ए रीड किया, फाइनल पे आए, वहाँ पे आके लूप लगा दिया ए बी का, तो वो बस जो मर्जी प्रिंट होता रहे। लेकिन जब हम लोग नॉट बिगनिंग विद बी का बना रहे होंगे, और ये अच्छा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी देख लें, हमने जो ऑलरेडी देखा है ना, ए और ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर, लेकिन जब हम लोग नॉट बिगनिंग विद बी का करेंगे तो ये सेम वैसा है। क्या डिफरेंस है, देखें ज़रा इसको गौर से। डिफरेंस ये है कि इसकी इनिशियल स्टेट बस इनिशियल ही थी और फाइनल ये थी, और इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी इनिशियल स्टेट फाइनल भी है और दूसरे वाली भी फाइनल है, ठीक है। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई इनिशियल को फाइनल बनाने की, याद करें मैंने लेक्चर के इस लेक्चर के स्टार्ट में क्या बात की थी कि हम लोग इनिशियल स्टेट को फाइनल उस केस में बनाते हैं जब हमें नल स्ट्रिंग जनरेट करवानी होती है, ठीक है। और ये बनेगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, ए से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये नॉट स्टार्टिंग विद बी था, तो ए से स्टार्ट होगा, आगे कुछ भी जनरेट होता रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस नल स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है, देख लें, एमसीक्यू के हिसाब से भी देख लें, और हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ले वो आपसे कि इन दोनों का डिफरेंस बता दें। लेंथ 2 और मोर, बिगिनिंग विद ए, ये सारे अगर मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारे पहले 5 लेक्चर्स रिवाइज हो चुके हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस हो चुके हैं, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये 5 लेक्चर्स अब 100% ओके हो गए।